स्टार्च को ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है या फिर ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा है, ना ही वसा का पाचन हो रहा है बेटा, सिर्फ आपके पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है और वो भी अपूर्ण होता है। जैसे कि आपके मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था और वो भी अधूरा हुआ था। उसके बाद में भोजन नली में गया, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ। उसके बाद में भैया भोजन आपके पेट में आया, आपके आमाशय में आया, और आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी अपूर्ण रूप से होता है। मैंने आपको बताया कि आमाशय में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी एक परत होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। ये जठर ग्रंथि निर्माण करती है जठर रस का। इस जठर रस में पानी होता है, HCl होता है और एंजाइम होते हैं। एंजाइम भी दो होते हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन का अपूर्ण। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पाचक एंजाइम व उनके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम वह उनके कार्य, वह उनके कार्य। पाचक एंजाइम वह उनके कार्य। सबसे पहले बेटा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पाचक एंजाइम क्या है। तो ऐसे एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ऐसे एंजाइमों को कहा जाता है बेटा पाचक एंजाइम। तो मैं लिख देता हूं भैया कि पाचक एंजाइम क्या है। पाचक एंजाइम ऐसे एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब यहां पे भैया दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पहली, पाचन क्या है और दूसरा एंजाइम क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंजाइम के बारे में बताता हूं कि ये एंजाइम होते क्या है और ये काम क्या करते हैं। उसके बाद में मैं आपको पाचन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली में पाचन क्या है और ये किस तरीके से ये एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया एंजाइम क्या है। देखिए, मानव शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, इतना तो आपको पता है। तो मानव शरीर में मैंने कहा कि बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो भैया केमिकल कंपाउंड का निर्माण करता हो। केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। और इस रासायनिक यौगिक को या तो वो शरीर से बाहर त्याग देता है या फिर किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देता है। ऐसे अंग को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे अंग को कहा जाता है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। ऐसे अंग को क्या कहा जाता है? ऐसे अंग को कहा जाता है ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। मैंने क्या कहा? मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो रासायनिक यौगिकों का निर्माण करे और इस रासायनिक यौगिक को या तो शरीर से बाहर त्याग दे या फिर किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर दे, ऐसे अंग को कहा जाता है ग्लैंड या ग्रंथि। अब बात आती है कि रासायनिक यौगिक क्या है। तो रासायनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिनका निर्माण कौन करती है? ग्रंथियां करती है। वो 3 प्रकार है बेटा। पहला है जूस, दूसरा है एंजाइम और तीसरा है भैया हार्मोन। तीसरा है हार्मोन। जूस, एंजाइम और हार्मोन, ये तीनों के तीनों ही बेटा केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं, जिनका निर्माण हमारे शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि करती है। ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर का एक प्रकार का अंग है जो भैया इन केमिकल यौगिकों का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है?
ओके भैया, तो अब आपको समझ में आ गया कि जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों के तीनों ही क्या है, रासायनिक यौगिक है, जिनका निर्माण हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां करती है। कौन करती है भैया? ग्रंथियां करती है। और इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। तो ऐसी ग्रंथि जो जूस का और एंजाइम का निर्माण करती है, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करती है, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्रंथि भैया जो इन तीनों का निर्माण करती है, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है भैया मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। और मैं आपको बता दूं भैया, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इन ग्रंथियों के बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। और जूस और एंजाइम दोनों के दोनों ही भैया भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। क्या काम करते हैं जूस और एंजाइम? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जूस और जो एंजाइम होते हैं बेटा, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब भैया पाचन क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई पाचन क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पाचन की डेफिनेशन क्या है भाई? डाइजेशन है क्या? पाचन है क्या? तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पहले मैं लिख देता हूं, सिंपल भाषा है भैया, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आप सभी को पता है, जब हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं या फिर सेव खाते हैं, तो इनके बड़े बड़े बाइट यूज में लेते हैं बेटा। लेकिन ये पाचन क्या करता है? ये जो भोजन के बड़े बड़े जो अणु है, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, इनको बेटा बहुत मुहिम छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इनसे हमें एनर्जी मिल सके। और एनर्जी किस किस से मिलती है? जो भोजन के घटक है उनसे। अब भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो भैया भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसे आप लिपिड्स भी कहते हो। उसके अलावा आपका विटामिन, खनिज व लवण, ये सभी भैया आपके भोजन के घटक है। आप कुछ भी खाइए, अगर आप रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो, पनीर खाते हो, दूध खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो, फल खाते हो, हरी सब्जियां खाते हो, कुछ भी खाइए, आपको बेटा ये भोजन के घटक प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज व लवण, ये चीजें प्राप्त होती। इन सभी में से आपके शरीर में सिर्फ 3 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है भैया। आपके शरीर में सिर्फ इन 3 चीजों का पाचन होता है, और इन तीनों के पाचन के बाद भैया इनसे आपको एनर्जी प्राप्त होती है, इनसे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी को पता है कि मनुष्य जो होता है वो एक क्रियाशील प्राणी है, वो हर हमेशा कार्य करता रहता है, कार्यशील प्राणी है, वो हर हमेशा कार्य करता रहता है। और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा के लिए हम भोजन का सेवन करते हैं। और भोजन से आपको क्या प्राप्त होता है? ये भोजन के ये घटक प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण, जिनमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ही आपको एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही हमारे शरीर में पाचन होता है, और इनके पाचन से ही भैया हमें एनर्जी मिलती है। तो हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करेंगे। किसके सहायता से? इन जूस और एंजाइमों की सहायता से भैया। तो ये जूस और एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। या फिर मैं ये कह दूं तो बात एक ही है कि भैया ये जूस और एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होते हैं।
अब गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से जूस और एंजाइम हैं जो भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होते हैं। उन सभी एंजाइमों के नाम लिखे जाएंगे एक एक करके, और भैया उनके कार्य यानी कि किस तरीके से वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहयोग करते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले 8-9 मिनट में मैंने आपको जो पढ़ाया है सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, ताकि आप यहां तक पहुंच सके और किस तरीके से ये जूस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ये चीजों को आप अच्छे से समझ सके। रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं, एक एक चीज आपको सारी की सारी ही चीज समझ में आएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अलग से यह भी बता रखा है कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, और इन सभी के पाचन में ये एंजाइम कैसे सहायक होते हैं। तो भैया अलग अलग क्लासों में आपको मिल जाएंगे, इनका नीचे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले मैं इनको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया? ओके गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बायोलॉजी का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया रेलवे के, जिसका टाइम है शाम 7 बजे हर रोज सोमवार से लेकर के शनिवार तक। संडे का ऑफ रहता है। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मिल जाएगा, जाकर जुड़ सकते हो। वैसे मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर भैया, आप स्वयं समझदार हो, चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं भैया, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जो एंजाइम होते हैं इनका निर्माण कौन करती है? आपकी ग्रंथि करती है। तो आपका जो मुंह होता है, ये जो बक्कल कैविटी होती है, आपके मुंह में जो खाली जगह होती है उसे कैविटी गुहा कहा जाता है, और मुंह में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। यानी कि मुंह में जो खाली जगह है उसे क्या कहा जाता है? मुख गुहा। और इस मुख गुहा को इंग्लिश में कहा जाता है माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। तो इस माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में बेटा आपकी क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है भैया? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि। और ये लारीय ग्रंथि क्या करती है भैया? सलाइवा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सलाइवा का निर्माण करती है, यानी कि लार का निर्माण करती है। और इस लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं भैया। एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? तो भैया जब आप खाना खाते हो तो खाने में मान लीजिए कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया आ गए या छोटे मोटे कीट आ गए, तो उन छोटे मोटे बैक्टीरियाओं को है, कीटों को नष्ट करने में सहायक होता है ये लाइसोजाइम एंजाइम। तो मैं लिख देता हूं कि भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरियाओं वह कीटों को नष्ट करने में सहायक होता है, नष्ट करने में सहायक होता है, नष्ट करने में सहायक होता है। ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, यकीन मानिए बेटा कोई भी टीचर इतनी आसान भाषा में इतना अच्छा कंटेंट आपको YouTube पर उपलब्ध नहीं कराएगा भैया। चाहे पूरे YouTube चैनल को आप छान कर देख लीजिए,
मेरा नहीं, किसी का भी देख लीजिए भैया पूरे यूट्यूब पर। ये जो मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि आपके मुख गुहा में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लारीय ग्रंथि होती है, और ये लारीय ग्रंथि लार का निर्माण करती है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं व कीटों को नष्ट करने में सहायक होता है। और दूसरा एंजाइम पाया जाता है भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, और इस एंजाइम को एक दूसरे नाम से जाना जाता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। अब बात आती है इस एंजाइम का कार्य क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपके शरीर में सिर्फ 3 चीजों का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो ये जो एंजाइम होता है ये भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, लेकिन भैया ये पूर्ण रूप से पाचन नहीं करता। ये एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं करता है, ये अपूर्ण पाचन करता है। अपूर्ण पाचन करता है, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये आंशिक रूप से पाचन करता है। ये आंशिक रूप से पाचन करता है। कैसे पाचन करता है वो देखिए। मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप खाते हो, जैसे कि कोई दूध खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई पनीर खाता है, कोई फल खाता है, कोई सब्जियां खाता है, कोई मिठाइयाँ खाता है, सब अलग अलग चीज़ खाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको भोजन के जो मुख्य घटक है वो प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व लवण। आपके शरीर में सिर्फ 3 चीज़ों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। तो बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये एंजाइम सहायक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। तो देखो भैया, अगर आपने फल खाया या फिर मिठाई खाई, जूस पिया, रोटी खाई, ब्रेड खाई, चावल खाया, आलू खाया, आपने गन्ना खाया, गुड़, चीनी, मूंगफली, शहद, इन सभी से आपको बेटा क्या प्राप्त होती है, इन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं भैया, स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। और इस स्टार्च को ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ये भैया माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। अब देखो, इन सबको हमने स्टार्च की फॉर्म में खाया, किसको, फल, मिठाई, जूस, रोटी, ब्रेड, चावल, आलू, गन्ना, गुड़, चीनी, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टार्च की फॉर्म में खाया। अब ये स्टार्च को भी तोड़ना है आपको। मैंने कहा कि हम भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तभी तो जाकर के इनका पाचन होगा। मैंने क्या कहा कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहा जाता है। तो भैया इस स्टार्च को ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है या फिर ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर भैया कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से नहीं टूटा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, यहाँ पर बेटा अपूर्ण पाचन होता है। अभी भी ये माल्टोज जो शुगर है ये छोटी आंत में जाकर के बेटा ग्लूकोज में टूटती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटती है। और मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ग्लूकोज। तो जब तक ये कार्बोहाइड्रेट, जब तक ये स्टार्च ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, तब तक भैया इस कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। तो अभी तो सिर्फ खाना खाएं, आपके मुंह में है, आपकी माउथ कैविटी में है, आपकी बक्कल कैविटी में है, और यहां पर ही बेटा भोजन का पाचन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आपके माउथ कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो लार का निर्माण करती है, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसने शुरुआत कर दी है भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन की। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो आप आंसर दोगे भैया आपसे आपके मुख से होती है।
लेकिन आपके मुंह में भैया कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किसी का पाचन नहीं हो रहा है, ना ही प्रोटीन टूटा है ना ही वसा टूटी है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटा है, वो भी अपूर्ण, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है भैया। अब मुंह के बाद में भोजन खा जाता है, भोजन नली से होते हुए आपके पेट में जाता है। तो आइए बेटा अब पेट के बारे में पढ़ते हैं कि भैया वो पेट में कौन सी ग्रंथि होती है और वो जो ग्रंथि है वो कौन से एंजाइम का निर्माण करती है और वो एंजाइम किसके पाचन में सहायक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये याद रखना है बेटा आपको, अभी तक कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। जब मैं आपको इसी क्लास में छोटे आंत के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने माउथ कैविटी में यानी कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन किया था। ये बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की नहीं, कहने का मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं भैया। चले, ओके। देखिए भैया, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। हमने देखा कि आपके मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो चुकी थी। मुख के बाद में भोजन जाता है भैया भोजन नली में, और मैं आपको बता दूं बेटा भोजन नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, और भोजन नली के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है भैया आपके पेट में, आपके आमाशय में, आपके आमाशय में। ओके भैया, तो अब बात करते हैं भैया आमाशय की। अब बात करते हैं भैया आमाशय की, जिसे आप पेट भी कहते हो, जिसे आप उदर भी कहते हो। पेट के अंदर की तरफ उत्तकों की बनी एक परत होती है और उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। और भैया ये जो जठर ग्रंथि होती है ये निर्माण करती है जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है भैया, यानी कि ये निर्माण करती है जठर रस का। किसका निर्माण करती है? जठर रस का। और इस जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो भैया HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें भैया वाटर पाया जाता है, यानी कि पानी पाया जाता है जठर रस में। इसके अलावा इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है भैया। ये 3 चीजें पाई जाती है भैया। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। गाइस, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चले भैया आगे। ओके, मैंने आपसे कहा कि आपके आमाशय में बेटा पेट के अंदर की तरफ उत्तकों की बनी एक परत होती है और उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि निर्माण करती है जठर रस का, और इस जठर रस में पानी पाया जाता है, HCl पाया जाता है और एंजाइम पाए जाते हैं। भाई हमारा और से क्या काम है? हमें तो सिर्फ एंजाइमों के बारे में पढ़ना है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो भैया यहाँ पर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा पाया जाता है भैया यहाँ पर रेनिन एंजाइम। ये दोनों ही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन अवस्था में होते हैं, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिन्हें ये जो HCl होता है वो सक्रिय अवस्था में लाता है। तब जाकर के यहाँ पर भैया पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकल कर आता है, दोनों ही सक्रिय अवस्था में। अब ये पेप्सिन एंजाइम और जो रेनिन एंजाइम होता है, अब ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और ये दोनों एंजाइम किसके पाचन करते हैं भैया? ये दोनों के दोनों ही एंजाइम भैया ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। किसके पाचन में सहायक होते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं भैया। लेकिन प्रोटीन का भी ये पूर्ण रूप से पाचन नहीं करते भैया, ये प्रोटीन का भी अपूर्ण रूप से पाचन करते हैं, अपूर्ण पाचन करते हैं भैया। ये अपूर्ण पाचन करते हैं, यानी कि अधूरा पाचन करते हैं। आइए भैया, सबसे पहले बात आती है कि प्रोटीन आपको किन किन से प्राप्त होती है। जैसे कि भैया अगर आपने दूध पिया, अंडा, मशरूम, सोयाबीन, ये सभी बेटा प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो इन सब से आपको क्या मिलती है भैया? इन सब से आपको मिलती है भैया प्रोटीन। इन सब से आपको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। और इस प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? ये पेप्सिन एंजाइम करता है भैया।
इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये भैया पेप्टोन्स या फिर भैया पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। लेकिन यहां पर भी पेप्टोन्स व पेप्टाइड पूर्ण रूप से नहीं टूटा, अभी भी आगे जाकर के एमिनो एसिड में टूटने वाला है। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एमिनो एसिड होती है भैया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। जब तक एमिनो एसिड नहीं आ जाता तब तक हम तोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर भी भैया प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ है, यहाँ पर भी प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ है भैया। लेकिन यहाँ पर आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा है, ना ही वसा का पाचन हो रहा है बेटा। सिर्फ आपके पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी अपूर्ण होता है। जैसे कि आपके मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था और वो भी अधूरा हुआ था। उसके बाद में भोजन नली में गया, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ। उसके बाद में भैया भोजन आपके पेट में आया, आपके आमाशय में आया, और आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी अपूर्ण रूप से होता है। मैंने आपको बताया कि आमाशय में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी एक परत होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। ये जठर ग्रंथि निर्माण करती है जठर रस का। इस जठर रस में पानी होता है, HCl होता है और एंजाइम होते हैं। एंजाइम भी दो होते हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन का अपूर्ण पाचन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध, अंडा, मशरूम और सोयाबीन से आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। और ये जो प्रोटीन होती है इसको पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है भैया, किसमें? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं टूटा है, अभी भी वो टूटना बाकी है। उसको हम छोटी आंत में पढ़ेंगे भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर अपूर्ण पाचन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो भैया पेप्सिन एंजाइम बदलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा एंजाइम पाया जाता है रेनिन एंजाइम। क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। ये दूध के पाचन में सहायक होता है। ये दूध के पाचन में सहायक होता है भैया। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। उसको भैया ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? पैराकेसिन में। फिर वापस ये पैराकेसिन को भैया ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये ऊपर वाला जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये किस में तोड़ देता है? ये भैया पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देता है भैया। पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में तोड़ देता है भैया। तो यहां पर भी भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया केसिन प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम सहायक होता है। ये दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम सहायक होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं होनी चाहिए भैया। तो भैया आपके पेट में ये दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं करते, अपूर्ण पाचन करते हैं भैया। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोटीन को पेप्सिन ने पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर रेनिन ने भैया दूध में पाए जाने वाले जो केसिन प्रोटीन है, इस केसिन प्रोटीन को पहले तो पैराकेसिन में कन्वर्ट किया, और फिर इस पैराकेसिन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है बेटा, ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया पेट के बाद में भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। मैं आपको फिर बता दूं, आपके पेट में ना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, ना ही वसा का पाचन हुआ, सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ है। और प्रोटीन का पाचन भी अपूर्ण पाचन हुआ है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। तो आशा करता हूं आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत की। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया, अब आमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का पाचन हुआ भैया, प्रोटीन का। लेकिन पूर्ण रूप से हुआ क्या? पूर्ण रूप से नहीं हुआ। अब पेट के बाद में बेटा भोजन जाता है कहां पर? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब देखिए, छोटी आंत में भी तीन भाग होते हैं। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। एक होता है डुओडेनियम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। लिखना जरूरी है क्या? ओके, मैं लिख देता हूं। डुओडेनम, जेजुनम और एक होता है इलियम। तो ये जो डुओडेनियम वाला भाग है, इससे आपके शरीर के दो अंग जुड़े हुए होते हैं। ये ग्रंथियां भी होती है, एक लीवर और एक होता है पेंक्रियाज। दोनों ही भैया ग्रंथि है।
और आप कह सकते हो कि हमारे शरीर के अंग है। तो ग्रंथियां भी तो एक प्रकार का अंग ही होता है, बस फर्क इतना है कि ये केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है। ग्रंथियां जो होती है वो केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिकों का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है। लीवर और पैंक्रियाज। अब सबसे पहले इस लीवर के बारे में बात करते हैं। भाई छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाता है तो छोटी आंत के डुोडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ जो लीवर होता है ये भैया एक जूस का निर्माण करता है और वो जूस भी भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो देखिए भैया, लीवर के बारे में बात करते हैं, यकृत के बारे में बात करते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लीवर होता है इस लीवर से एक जूस का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है बाइल जूस, जिसे कहा जाता है भैया बाइल जूस यानी कि पित्रस। क्या कहा जाता है? पित्रस। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है भैया लीवर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लेकिन ये बाइल जूस जमा कहाँ होता है? तो भैया ये जमा होता है आपके गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। कहाँ जाकर के जमा होता है भैया? पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। इतनी बात क्लियर है। निर्माण कहाँ हुआ? लीवर में। जमा कहाँ हुआ? गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये कार्य कहाँ जाकर करता है? तो कार्य करता है भैया आपकी छोटी आंत में जाकर के। अब काम क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका पीएच मान बता देता हूँ कि इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति हो जाएगी बेटा क्षारीय। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया क्षारीय। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया क्षारीय। तो अगर ये क्षारीय है इसकी प्रकृति, तो ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है। तो पहले इसका जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, क्षारीयता प्रदान करता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा कार्य क्या? अभी मैं बताता हूं। इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके शरीर में किसी का भी रंग, जैसे कि हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, वो किस वर्णक के कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, वो बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। तो इसका रंग हरा होता है तो वो बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। तो एक वर्णक होता है जिसे कहा जाता है भैया बिलीवर्डिन वर्णक। इस बिलीवर्डिन वर्णक के कारण इसका रंग हरा होता है भैया। अब ये काम क्या करता है? तो ये वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इसका दूसरा कार्य क्या हो गया कि वसा के पाचन में सहायक होता है भैया। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं पेन में स्याही डाल लेता हूँ। और भैया एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए आपके भाई के लिए। ये मेहनत किसके लिए हो रही है? सिर्फ आपके लिए हो रही है। समझ में तो आ रहा है ना आपको? जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात आती है कि भैया जो ये पित्रस होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। लेकिन कैसे सहायता करता है? तो भैया ये जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है, भाई जो वसा होती है इस वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, वसा आपको किससे प्राप्त होती है? तो जितने भी चिकनाई युक्त चीजें हैं वो सभी वसा के स्रोत है। जैसे कि घी, तेल, डालडा, अगर आप इन सभी का सेवन करते हो तो इनसे आपको वसा प्राप्त होती है। और इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कौन करता है? तो वसा की इन छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है भैया वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये बाइल जूस। कौन? ये बाइल जूस। तो यहाँ पर भी भैया वसा का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियां हैं तो इसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दिया। लेकिन क्या वसा पूर्ण रूप से टूटी? क्या नहीं भैया, वसा पूर्ण रूप से नहीं टूटी। तो बाइल जूस का इतना ही काम होता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। यही वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता है। ये बाइल जूस गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है, छोटी आंत में आकर कार्य करता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है जिसके कारण ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है। इसका रंग हरा होता है बिलीवर्डिन वर्णक के कारण। और ये वसा के पाचन में सहायक होता है भैया। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। यहाँ पर वसा का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। यहाँ पर भी वसा का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ भैया। यहाँ पर भी वसा का अपूर्ण पाचन होता है।
यहाँ पर भी वसा का अपूर्ण पाचन होता है। अब आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट का हमने मुख में पाचन किया लेकिन अपूर्ण किया, पेट में आपने प्रोटीन का पाचन किया वो भी अपूर्ण किया, और छोटे आंत में जो लीवर है, इस लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है, जो पित्रस है, इस पित्रस ने भी भैया वसा का अपूर्ण पाचन किया। यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी किया, प्रोटीन का पाचन भी किया और वसा का पाचन भी किया, लेकिन तीनों का तीनों ही अपूर्ण पाचन किए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा पेंक्रियाज के बारे में। इस पेंक्रियाज को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। यानी कि इस पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, यानी कि अग्नाशय रस निकलता है, उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि उस पूर्ण पाचक रस में यानी कि उस अग्नाशय रस में जो एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम भैया पूर्ण रूप से पाचन में सहायक होते हैं। किसके भैया? आपके इन सभी के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और वसा के। आइए उसके बारे में बात करते हैं बेटा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मैं मिटा देता हूं भैया। तो लीवर वाली कहानी समझ में आ गई आपको। लीवर भी भैया मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है? तो अब तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का तीनों का ही अपूर्ण पाचन हुआ है। लीवर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बेटा इसी डुडेनियम वाले भाग से पेंक्रियाज और जुड़ा हुआ रहता है। ये पेंक्रियाज निर्माण करता है पेंक्रिएटिक जूस का। किसका? पेंक्रिएटिक जूस का। पेंक्रिएटिक जूस का यानी कि अग्नाशय रस का, अग्नाशय रस का। और इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम, दूसरा पाया जाता है भैया ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, और तीसरा पाया जाता है भैया लाइपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अब एक एक एंजाइम का कार्य देख लीजिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। इस पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस बनता है भैया, अग्नाशय रस निकलता है। इस अग्नाशय रस में ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा रस कौन सा है जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, तो वह है भैया बाइल जूस। आपने देखा बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं था, स्वयं बाइल जूस ही बेटा वसा के पाचन में सहायक था। तो इस अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं भैया? एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और भैया लाइपेज एंजाइम। अब एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? तो मैंने आपको जब मुख के बारे में पढ़ाया था, माउथ कैविटी में या फिर बक्कल कैविटी में, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के अपूर्ण पाचन के बारे में बताया था। तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि भैया इस स्टार्च को माल्टोज में, इस स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करता है। लेकिन भैया वहां से भी अगर कुछ निकल करके आ जाता है आपका स्टार्च, तो इस स्टार्च को 100%, इस स्टार्च को 100% ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखते हो बेटा यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। यहां पर जो बची हुई अगर मान लीजिए स्टार्च आ गई, तो उस स्टार्च को भैया 100% माल्टोज में बदल रहा है। कौन? ये एमाइलेज एंजाइम। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है। तो मैंने आपको पेट में बताया था कि भैया प्रोटीन जो होती है, इस प्रोटीन को पेट में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम किस में बदल रहा था? पेप्टोन्स में या फिर भैया पेप्टाइड में बदल रहा था, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल रहा था। और इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स का अपूर्ण पाचन हुआ था आपके पेट में। लेकिन भैया जैसे ये छोटी आंत में भोजन आता है, तो इस अग्नाशय रस से निकलने वाला ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है भैया, ये ट्रिप्सिन एंजाइम इसे बदल देता है एमिनो एसिड में। और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है भैया, वो होती है एमिनो एसिड। इसके बाद में भैया एमिनो एसिड का पाचन नहीं होता है। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वो ही होती है एमिनो एसिड, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता।
सिर्फ इसका एब्जॉर्प्शन होता है और इसे तोड़ करके बेटा इसे जला करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। इससे भैया फिर ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। ये एमिनो एसिड ये भी जाकर के आगे जाकर के ग्लूकोज में चेंज होता है, सिर्फ चेंज होता है, टूटता नहीं है, ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, क्योंकि भोजन का जो अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि भैया यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। तो आप देख सकते हो छोटी आंत में भैया यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। आपके पेट में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हुई तो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम ने भैया पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया और फिर इस पेप्टोन से पेप्टाइड को भैया इस अग्नाशय रस में पाए जाने वाले इस ट्रिप्सिन एंजाइम ने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। इतनी बात क्लियर है। तो भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। ओके भैया, लाइपेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कौन करता है? आपके लीवर से निकलने वाला कौन? बाइल जूस यानी कि पित्रस। तो मैं बता देता हूं कि भैया ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियां थी और इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कौन करता है? आपका बाइल जूस करता है भैया, आपका बाइल जूस करता है भैया। और इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण कहलाता है या वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। अब भैया इस वसा की छोटी छोटी गोलियों को ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है भैया, ये लाइपेज एंजाइम किस में तोड़ता है? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल बेटा वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये वसीय अम्ल। इसके बाद में ये वसीय अम्ल टूटता नहीं है बेटा, सिर्फ इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये वसीय अम्ल भी भैया लास्ट एंड फाइनल जाकर के ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और फिर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है हमारी कोशिकाओं में और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से वसा का पाचन होता है बेटा। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन मानिए भैया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको? अब तक हम प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कर चुके। तो ये अग्नाशय रस में बेटा कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है और वसा का भी पाचन होता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, यानी कि ये सभी के पाचन में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अभी भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना रह रहा है। अब तक हमने प्रोटीन और वसा का ही भैया पूर्ण रूप से पाचन किया है। तो यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं कह रहा हूं अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है या बायोलॉजी को और विभिन्न बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए भैया हमारे चैनल पर। 1 रुपए की देने की आवश्यकता नहीं है आपको। समझ में आ गया? ओके भैया, अब मैं मिटा देता हूं कि एक बार और समझाऊं। चलो एक बार और समझा देता हूं। छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है और इस पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, अग्नाशय रस का निर्माण होता है। इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम, एक पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, एक पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। जो एमाइलेज एंजाइम होता है, आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हुई थी, स्टार्च को माल्टोज में बदला था। अगर वहां से भी कोई स्टार्च निकल कर आ जाता है तो भैया ये एमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को माल्टोज में 100% बदल देता है। ठीक है। दूसरा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। आपके पेट में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हुई थी भैया, सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ था, वो भी अपूर्ण। तो प्रोटीन को आपने देखा कि आपके पेट में पेप्सिन एंजाइम ने पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया, अपूर्ण पाचन हुआ था। अब भैया ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो अग्नाशय रस से निकला है, ये पेप्टोन से पेप्टाइड को ये ट्रिप्सिन एंजाइम एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि भैया प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में घुलता है, हमारे ब्लड के साथ कोशिकाओं के पास पहुंचता है, कोशिकाओं में से तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। उसके बाद में लाइपेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम इसका पाचन भी, ये पाचन किसके पाचन में सहायक होता है? लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। और आप सभी को पता है इस डुडोनियम वाले भाग से लीवर जुड़ रहा था और ये लीवर निर्माण करता है किसका? ये लीवर निर्माण करता है भैया बाइल जूस का। और ये जो बाइल जूस होता है ना, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। बाइल जूस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है
और वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहा जाता है। और इन वसा की छोटी छोटी गोलियों को या अग्नाशय रस में पाए जाने वाला ये जो लाइपेज एंजाइम है ये वसीय अम्ल है ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और ये जो वसीय अम्ल होता है भैया ये वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। तो आपने देखा कि प्रोटीन का और वसा का यानी कि फैटी या लिपिड्स का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। अभी भी भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होना अभी भी बाकी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें मिटा देता हूं और आगे हम बात करते हैं। देखिए भैया आगे बात करते हैं। हमने लीवर से निकलने वाला जो जूस है बाइल जूस वो किसके पाचन में सहायक होता है उसके बारे में बात कर ली है। पेंक्रियाज से निकलने वाला जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो किस किस के पाचन में सहायक होते हैं उनकी सबकी बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा छोटी आंत की। तो छोटी आंत को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस निकलता है भैया। इंटेस्टाइनल में 1 मिनट रुकिए भैया। इंटेस्टाइनल जूस निकलता है यानी कि आंतीय रस निकलता है। और इस आंतीय रस में भी बेटा कुछ एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है माल्टेज एंजाइम, समझ लेना माल्टेज है माल्टेज। एक होता है लेक्टेज एंजाइम और एक होता है सुक्रेज एंजाइम। ध्यान से समझना, एक होता है माल्टेज एंजाइम, एक होता है लेक्टेज एंजाइम और एक होता है सुक्रेज एंजाइम। प्रोटीन और वसा का हम पूर्ण रूप से पाचन कर चुके। अब हमारा सिर्फ रह रहा है कौन? अब हमारा सिर्फ रह रहा है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को हम मुंह में भैया स्टार्च को माल्टोज शुगर में परिवर्तन कर चुके। भाई स्टार्च का हमने माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया भैया। और माल्टोज शुगर ये डायरेक्ट आपको किससे प्राप्त होती है? अगर आपने मूंगफली खाई या बादाम खाई तो आपको डायरेक्ट माल्टोज शुगर मिलती है, क्योंकि बादाम में और मूंगफली में माल्टोज शुगर होती है भैया। और इस माल्टोज शुगर को ये जो माल्टेज एंजाइम होता है, ये भैया माल्टेज जो एंजाइम होता है, दोनों में फर्क है। एक है माल्टोज शुगर और एक होता है माल्टेज एंजाइम। ये भैया इसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है भैया। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, सिर्फ इसका एब्जॉर्प्शन होता है और इससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है हमारी कोशिकाओं में। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। और आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भैया यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन हो गया, वसा का भी पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब बात आती है कि भैया ये लेक्टेज एंजाइम और ये सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? तो ये दोनों भी भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कैसे होता है? जैसे कि दूध में पाई जाती है भैया लेक्टोज शुगर। लेक्टोज शुगर अगर याद रखना है, दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है दूध में। और शुगर के बारे में पूछा जाए तो याद रखना लेक्टोज शुगर पाई जाती है। और इस लेक्टोज शुगर को ये जो लेक्टेज एंजाइम है, ये लेक्टेज एंजाइम है, ये तोड़ता है भैया ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है भैया। और आप सभी को पता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। एब्जॉर्प्शन होता है, इससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? तो भैया सुक्रेज एंजाइम, सुक्रोज जो शुगर होती है भाई, जो सुक्रोज शुगर होती है, ये सुक्रोज शुगर आपको किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है भैया गुड़ से, चीनी से, शहद से, इन सभी में ये सुक्रोज शुगर होती है। और इस सुक्रोज शुगर को ये जो सुक्रोज एंजाइम होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है भैया। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज होती है, ये मोनोसेकेराइड होती है, यानी कि सेकेराइड की सबसे छोटी इकाई होती है भैया।
ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो इन्हें तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है भैया आपके कोशिकाओं में। तो कुछ इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का हमारे शरीर में पाचन होता है। और कौन कौन से एंजाइम ये भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होते हैं भैया, ये सारी की सारी ही कहानी मैंने आपको बता दी। छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग तक भैया खाने का यानी कि भोजन का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत पाचन जेजुनम वाले भाग में होता है और फिर इलियम वाले भाग में विलाई, जिसे आप विली या अंकुर कहते हैं, एक संरचना पाई जाती है जिसमें सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण होता है। और उसके बाद में छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बेटा पानी में से, यानी कि जो कहने का मतलब जो बचा हुआ जो पदार्थ है, यानी कि बचा हुआ जो भोजन है, उस भोजन में से पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में? पानी का अवशोषण होता है। और लास्ट एंड फाइनल बेटा एनस, यानी कि मल द्वार द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है, यानी कि मल बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी ही प्रोसेस बता दी भैया इस पिछले 50 मिनट के क्लास में। तो आशा करता हूं आज की बेहतरीन क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।